श्री बदरुद्दीन अजमल। I, Badruddin Ajmal, having been elected a member of the House of the People, to swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of the India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री संसुमा खुंगूर विश्वमुतियारी। I, Sri Samsuma Kungur Bishimutiari, रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया। मैं आसाम से AUDF पार्टी की तरफ से आया हूं और हम ये कहना चाहते हैं कि प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्पीच को हम 100% सपोर्ट कर रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से हमारे आसाम के लिए, क्योंकि आई एम बिलोंग फ्रॉम आसाम, और धूबड़ी जो आसाम का सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया है, ऐसा एरिया है सर कि जहां मैंने जब MLA में बना तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जब दिया कि मेरे एरिया में कितनी गवर्नमेंट की गाड़ियां चलती है, तो आज 21st सेंचुरी में कहते हुए लज्जा आती है कि जवाब ये मिला कि उस एरिया में गाड़ी चलने का लायक कोई रास्ता ही नहीं है। तो 60 साल की आज़ादी के बाद अगर हम कहते हैं कि हम जो है चांद के ऊपर पहुंच रहे हैं, हम आसाम इंडिया को तरक्की कराना चाहते हैं और ऐसे इलाके मौजूद हो जहां बिजली ना हो, आज के ज़माने में आज़ादी के 60 साल के बाद सड़क ना हो, लोगों को पीने के लिए पानी ना हो, बिजली ना हो, तो उसको कैसे हम तरक्की याफ्ता मुल्क कह सकते हैं। यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे प्रोग्राम ले रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट अगर नहीं होंगे सर, अभी जैसे हमारे कश्मीरी भाई कह रहे थे, मैं 100% उनसे सहमत हूँ कि जिस तरीके से, और ये एक कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है, हर स्टेट की ये कहानी है, हर जगह। ठीक है, बड़े शहरों के लोग, बड़े कुछ पूंजीपति लोग इन प्रोग्रामों से जरूर फायदा उठा रहे हैं, वो बड़े और बड़े पूंजीपति हो रहे हैं, लेकिन गरीबों का क्या हाल हो रहा है देखना ही है कि जब तक इस मुल्क का गरीब अगर आगे नहीं बढ़ेगा, गांधी जी के कहने हिसाब से गांव के लोग अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इस देश की तरक्की कैसे होगी। हमारे आसाम का सबसे बड़ा मसला चेयरमैन साहब फ्लड और इरोशन है। पूरा ब्रह्मपुत्र नदी ये हमारे आसाम के लिए देव बन चुका है, एक भूत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मेरा डिमांड है कि अगर वांग नदी चाइना में इसको प्रोटेक्ट करके चाइना गवर्नमेंट इसको बेहतर इस्तेमाल के लिए काम कर सकती है, वाई नॉट ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू साहब ने 1960s में एक प्रोग्राम दिया था, मेरा डिमांड है कि उसको लागू किया जाए। राजीव गांधी जी ने दिया था, उसको लागू किया जाए और इस भूत से हमारी निजात दिलाया जाए। इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये हजारों लाखों लोगों को ये बेघर कर देता है। यहीं से चेयरमैन साहब मैं कहना चाहूंगा, आज जो आसाम का बांग्लादेशी का मसला है, आज फॉरेनर्स का इशू है, इसका 90% इसकी वजह ये ब्रह्मपुत्र है। अगर इस ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल कर लिया जाए, फ्लड और इरोशन को कंट्रोल कर लिया जाए, डिस्प्लेस पर्सन को अगर उनके सर्टिफिकेट दे दिए जाए, तो ये मसाइल बहुत हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। चेयरमैन साहब, मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली इसके ऊपर चिंता करें। दूसरी बात जो हमारे आसाम में है, मैं ये कहना चाहूँगा बड़े अफसोस के साथ कि सारी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर हर रोज़ नए इंडस्ट्रीज बनते हैं। हमारे आसाम में लास्ट असेंबली में मैं था, हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि 19,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री आसाम में बंद हो चुकी है। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हम हल करेंगे, कैसे बेरोजगारी दूर होगी। माइनॉरिटीज़ की जहाँ तक बात आती है, तो हमारे आसाम में माइनॉरिटीज़ के अंदर टी गार्डन के लोग मुस्लिम माइनॉरिटी के बाद सबसे बड़े माइनॉरिटीज़ है। कुछ राजवंशी है, दिमासा है, कार्बी है, हमारे बंगाली भाई है, इनकी समस्याओं को कौन देखेगा। आज आसाम गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, आसाम गवर्नमेंट ये कहती है कि हम हर रोज आगे बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी का ये हाल है कि हम लोग घर से चीफ मिनिस्टर बाहर नहीं निकल सकते बगैर सिक्योरिटी के।
आधे घंटे आधे किलोमीटर के अंदर जहां चीफ मिनिस्टर रहते हैं वहां बम फटता है। बॉम्बे में 26 का 11 की घटना होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने एक्शन लिया। होम मिनिस्टर को उन्होंने मिनिस्टर से हटाया, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को हटाया, वहां के ही मिनिस्टर को हटाया, लेकिन हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब वो होम मिनिस्ट्री की गद्दी भी लिए हुए हैं और हर रोज बम फट रहे हैं। क्यों इन मसाइल को हल नहीं कर सकते? चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए से कहना चाहूंगा, अगर आसाम में आप शांति चाहते हैं, आसाम इस पूरे मुल्क के पिछड़े हुए नंबर 1 इलाकों के अंदर नाम अगर आता है तो आसाम का नाम आता है। करप्शन में अगर देखा जाए तो नंबर 1 आसाम का आता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बुराई का नाम अगर आता है तो आसाम का नाम आता है। तरक्की वहां होती है नीचे से, पूरी दुनिया की तरक्की होती है ऊपर से। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमारे इन मसाइल को आप लोग देखें, इनको सोचें और इनके ऊपर पूरे। दूसरी बात, वक्फ प्रॉपर्टी हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर मेरा डिमांड है कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाए। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो प्रोग्राम लिए हैं। उनके पिताजी ने आज से कुछ साल पहले ये कहा था कि जब हम 100 रुपया भेजते हैं, 10 रुपया भेजते हैं तो 17 पैसा पहुंचता है, और राहुल गांधी जी साहब ने कुछ दिनों पहले ये कहा कि अब वो 17 भी नहीं बल्कि 10 पैसा पहुंचता है। अगर ग्रास रूट तक, अगर चेयरमैन साहब, अगर ये पैसे और ये प्रोग्राम, ये इंप्लीमेंट अगर ग्रास रूट तक नहीं आएंगे, जब तक ग्रास रूट नहीं पहुंचेगा तो इसका फायदा गरीबों को नहीं होगा, और जब तक गरीबों को नहीं होगा तो अमीर अमीर से बड़े बनेंगे। बड़े बड़े ऑफिसर पैसे वाले बन रहे हैं, मिनिस्टरों के यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं, करप्शन ही करप्शन हो रहा है, पैसा मारा जा रहा है। मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए, आप मेहरबानी करके सच्चर कमेटी, मैं ये कहूंगा ऑल इंडिया लेवल पे सबका डिमांड है, सच्चर कमेटी का हमारा डिमांड है कि सच्चर कमेटी हमारे आसाम में 0 इंप्लीमेंट है। 15 पॉइंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रोग्राम बनाया, बना से क्या होगा अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से जस्टिस रंगानाथन का जो स्कीम है, जो उनका प्रोग्राम है, वो भी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। ये हमारा डिमांड है इस हिसाब से। इसी तरीके से फॉरेनर्स इशू के मामले में बॉर्डर सीलिंग, आज तक अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बॉर्डर को आज तक जो है वो फेंसिंग किया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए इस बहाने से चेयरमैन साहब खत्म हो गए और उसका 10% भी आज लोगों को फायदा नहीं हुआ। मेरा डिमांड है, हमारी पार्टी का डिमांड है, हम ये चाहते हैं और हमने बार बार डिमांड किया है आपके माध्यम से कि उसको जल्द से जल्द सील करने का उसको बंदोबस्त किया जाए। इसके साथ सिक्योरिटी का मामला है, इंसर्जेंसी का मामला है, बाहर से घुसपैठ का मसला है, बहुत बड़े बड़े मसाइल है। अगर ये सील हो जाता है तो ये खत्म हो जाएंगे। मैं आपका वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा, आपने मुझे इतना वक्त दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। श्री बंसल। Thank you very much, sir. Thank you. Honorable members, 170 minutes and 70 more speakers. Please confine to your time limit. 3 minutes, please. Bayadruddin Ajmal. Respected sir, thank you very much for providing me the opportunity to speak in this august house. This is my first participation in the debate. I am excited to say a lot of, but due to time constraint, I believe we will be focused and to the point. I congratulate Mamta ji for presenting before the nation an inclusive budget with lots of innovations. मैं ममता जी से ये कहूँगा, हमारे दाएं तरफ बैठने वाले भाई बहनों से कि वो अच्छी अच्छी चीज़ों को भी सोचा करें। और ममता जी से ये कहूँगा कि कुछ लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ममता जी आगे बढ़ते रहना, ममता जी आगे बढ़ते रहना। Honorable Speaker, there are many appreciable points in the budget. I wish to mention here a few of them. Especially minorities, women affairs और स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए मैडम ने जो स्कीम रखा माइनॉरिटीज रिक्रूटमेंट के लिए, आई अप्रिशिएट दैट, बट दैट इज माय सजेशन कि मैडम माइनॉरिटीज रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के अंदर अगर आप मेंबर्स माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग नहीं रखेंगे तो जब तक ये माइनॉरिटीज का जो आपका स्कीम है ये कामयाब नहीं होगा। आई अप्रिशिएट दैट फर्स्ट टाइम मैडम हैज इंक्लूडेड madrasa students also. इसका मतलब she is very much worried about the minorities section. Last,
but not the least because there is no time, my request is, I am doing it very much short, my request is to include in Duranto train service, to include Guwahati station also. And my suggestion, reopening of rail connection between Fakirganj and Dhubri, construction of rail cum road bridge, Fulbari Gulakjanj over Riverganj Dandagra, introduction of new train from Jogikhupa to Mahendraganj, conversion of MG to BG track starting from Bongaigaon to rest of Assam, extension of Amarnath Guwahati Express up to Dibrugarh, and the long-awaited, Speaker Sir, I want to mention that there are two national projects in Assam which are languished for years from completion. These are Bogaibil Railcom Road Bridge and Lumding Silchar Broad Gauge Conversation. Despite declaration as national projects, the fund provided against the requirement of fund is only 7% for Bogaibil and 13% for Lumding Silchar Broad Gauge Conversation. I strongly demand the review of the allocation for these projects. At the present rate of allocation, it will take another decade for completion of these projects. I also strongly demand a strict time frame of completion. With this, I want to thank Speaker Sir Thank you. that you have given me opportunity. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Badruddin ji. Next. Thank you, Jose. Shri Badruddin Ajmal ji. The opportunity to express my views. Honorable Chairman Sir, our party AUDF has supported the UPA government on the hope that this will bring additional benefit to my state, but it seems that it had made little impact. I still support the government as I have not lost my hope. Honorable Speaker Sir, मैं इस बजट के अंदर जैसे अभी थोड़ी देर पहले रिस्पेक्टेड हमारे आसाम के मिस्टर अभी उनका नाम मैं भूल गया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, तो पवन सिंह घटवाल, एज ही वाज सेइंग कि वहाँ आसाम के लिए ऑनरेबल स्पीकर चेयरपर्सन साहब, द हाउस इज अवेयर that in order to address the regional imbalances institutions like NSC and the donor, the scheme like 10% non-lapsable pool have come to existence. हमारे 18 डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे उसके अंदर इस बजट के अंदर कमी कर दी गई. नंबर 1, the average allocation for non-lapsable pool from 18 departments is 3.73% to rupees 9,984 crore instead of 10%, 26,367 crore. Thus, a due amount of rupees 16,525 crore has not been earmarked for any by these 18 departments. This is unbelievable deception. 18 department है, time की कमी वजह से I am making it short. Complete 10% allocation. It means 26,367 crore under not lapsable pools. Any 100% increase or demand a 100% increase of fund for donor NEC and backward region. Declaration of flood and erosion, as my brother has said, I am supporting him as national calamity and rehabilitation of lakhs of families permanently displaced due to the erosion. Rehabilitation of the riot victim, internally displaced person. Complete border sealing. I am not asking for fencing, Speaker Sir. We are demanding for sealing the border. Full support in preparation of NRC in Assam. Special package for the small tea growers and Char area developed in Assam. I am to complete the Bogibeel Bridge and Dhubri Fulbari Bridge over river Brahmaputra. I demand welfare of minorities. I am of the opinion that the government of India should not limit the Ministry of Minority Affairs into 5 to 6 intensity schemes. The amount of 1,756 crores should be increased as Narega
has allotted 39,000 crore, and even Bima scheme for the poor is allotted more than 2,500 crore. In addition to increase the budget, the government should find out why nearly 50% of the esteemed budget in reduced revised budget. The government should ensure reservation for jobs for Muslims in government, police, private sector, and paramilitary forces. In this regard, I would like to point out that the Congress has promised in its manifesto 2009 and 2004, Chairman Sahab, for Muslims in the manifesto. Contrary to this, the Union Minister for Minorities Affairs has given these statements against it. Who is right? We don't know. Higher education for minorities, setting up of the 2 campuses of Aligarh Muslim University and appreciable, but allocation of rupees 25 crore only is not sufficient. It is demanded to increase the same at least to 100 crore each. Yes. अदरुद्दीन जी, बाकी भाग जो हैं Just please. टेबल पर रखिए। Just a minute, sir. 1 minute. I am going to work properties related to only Muslims. You please. Take Please 1 allow minute me and just conclude. only 1 minute. Only Take 1 minute. 1 minute and conclude. Only 1 minute. Before 1 minute, I will complain myself. As expressed, the budget has not given emphasis on reforms and management of work properties. In India, I demand immediate constitution of proposal National Work Development Corporation with a revolving corpus fund of rupees 1,000 crore. I also demanded concept steps for recovery of the works land from the encroachers across India. Last but not least, I am supporting all members who have demanded the increase of amount from MP LED budget from 202 crore to 10 crore. I am also supporting them fully. It is my support, and I request all the House to support it. All Thank the you. House. And with this, I have raised the issues, not opposed, but to support the budget with the hope that the Honorable Finance Minister will take note of this and take action. Therefore, I do hereby support the budget. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, अदरुद्दीन जी। हम बुला चुके हैं, Respected Chairman Sahab, आप बोलिए। thank you very नहीं much. नहीं, आप बैठिए आप। Thank you very much for providing me the Conclude हो गया आपका। opportunity to participate in the discussion of the motion of the thanks on the Honorable President's address to joint session of the Parliament. टाइम की कमी की वजह से चेयरमैन साहब मैं कुछ खास चीजों पर पॉइंट करूंगा और उसके बाद मुझे जल्दी। इजाजत दे तो मैं इसको रख दूंगा। 2 मिनट के अंदर। मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। ठीक है, 1 मिनट। हम गरीबों को तो यही टाइम मिलता है क्योंकि ये गरीबों की सरकार है, इसलिए तो मेरा ये कहना है कि सर हमारे आसाम में NC हिल का पार्ट 1000 स्पीच ले नहीं होगा। जी, अगर ले करना चाहते हैं तो ले कर दीजिए। ये करेंगे, लेकिन हाँ, एक तब- सेकंड में नहीं होने वाला सर। नहीं सर, ये बोलेंगे। गरीबों के आदमियों का हाउस है, आप नहीं नहीं, आप तो अगर गरीबों की बोलिएगा चीजों तो ले नहीं कर सकिएगा। आजा आप बिना बोल के आप ले कर दीजिए। बिना बोल के ले। हाँ, ऐसा ही सर, ये तो नियम बड़ा है। जुल्म है सर। ऐसा ही नियम सर, ये है। बड़ा जुल्म है। इतनी देर में तो मैं कुछ ना कुछ कह ही ले। तो 2 मिनट के अंदर बोल दीजिए। चलिए, 1000 करोड़ का स्कैम आसाम में NCL में हुआ है और हम 100% कांग्रेस गवर्नमेंट के सपोर्ट किए हुए हैं, लेकिन वहाँ 1000 करोड़ का हुआ है और हम लोगों ने CBI की इंक्वायरी की है, इंक्वायरी की डिमांड की है प्राइम मिनिस्टर साहब से, लेकिन वो आज तक शुरू नहीं हुआ। दूसरी बात, वहाँ वेंचर स्कूल हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट है जो हजारों बच्चे 20 लाख बच्चे उस स्कूल के प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, 2 लाख टीचर हैं। आज 20 साल से उनको 1 रुपए की स्टेट गवर्नमेंट ने तनख्वाह नहीं दी है, उनको प्रोफेशनलाइज नहीं कर रही है, उनके सर्टिफिकेट को मानती है, उनके हर चीज को मानती है, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं दे रही है। आज वो मरण बर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने एक आदमी की 10 दिन के अंदर खबर नहीं ली, 50 से ज्यादा लोग मरने की हालत में। चेयरमैन साहब, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऑर्डर दें। उसके बाद NRC और डी वोटर का मसला जो आसाम का सबसे बड़ा बर्निंग इशू है, उसके बारे में राजीव गांधी जी ने एक पैक्ट किया था और ये 1971 और 25 मार्च का डेट का हुआ था। सारे लोगों ने माना था, हम लोगों ने माना था राजीव गांधी जी के प्रिस्पेक्ट में, लेकिन अभी 1 महीना पहले एक नोटिफिकेशन यहाँ से निकल रहा है जिसमें 1966 की बात कही जा रही है। इसमें लाखों हिंदू, बंगाली, मुसलमान भाई सब इसके लपेट में आएंगे। आप इसके ऊपर प्लीज मेहरबानी करके ध्यान दें। ये ठीक बहुत है, बड़ा ठीक इशू है, है, ठीक पूरे है। आसाम में आग लग जाएगी। धन्यवाद।
जी प्लीज, तो मुझे अब रखने की इजाजत भी दे नहीं नहीं नहीं, सर, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट वो है, इजाजत नहीं दिया जा बजट को सकता। आम आदमी का बजट बनाइए, गरीबों का ठीक है, ठीक है, गरीब महरूम है, प्लीज ठीक है, मुझे इजाजत, धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्लीज नहीं नहीं, इजाजत नहीं हो सकता है। नाउ जीरो। श्री बदरुद्दीन अजमल, 5 मिनट, only 5 minutes, not more than that. Yes. Thank you very much, madam, for providing me the opportunity to highlight my views on the finance bills 2010. नहीं आ रहा? I rise to support the finance bill 2010. I congratulate Honorable Finance Minister for gifting the nation a growth-oriented budget. However, I also feel that a lot more could have been done for the आम आदमी. मैडम, मैं अपने बीजेपी के और विपक्ष के भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि हम इल्ज़ाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया. हमें किसी को इल्ज़ाम देने से पहले अपने चेहरे को भी देखना चाहिए थोड़ी देर के लिए. दूसरी बात, हाँ बात कहने दीजिए, अच्छी अच्छी बात कहूँगा, अच्छी बात कहूँगा इंशाल्लाह. आप थोड़ा सब्र कीजिए, सच बात मान लीजिए, सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे Please, लगाना फजूल आप है. यहाँ चेयर से बात करें. 1 पहले मिनट. अपना चेहरा धूल लीजिए तो आईना साफ है, बिल्कुल साफ है. भाई साहब, जब हम पावर में रहते हैं, 1 मिनट आप बोलने दीजिए, बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं. आप चेयर की तरफ देख के बात करें, प्लीज. चेयरमैन साहब, Yes. मैं सिर्फ इतना कहना एक चाहता मिनट, हूँ जी. कि हमारे विपक्ष के भाई लोग जब ऑपोजिशन में चले जाते हैं, और अब इनको ऑपोजिशन में रहना ही है, जी, ठीक है. क्योंकि कोई एजेंडा है ही नहीं इनके पास. जी. बाबरी मस्जिद खत्म हो गई, अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, देखो, इसलिए पहले ही opposition में आपके रहना ही है. पास 5 मैडम मिनट प्लीज, है. जल्दी मैडम बोलिए. प्लीज, Yes. आई एम सॉरी. हाँ. मैडम सिर्फ इतना कहना है कि ये जब विकास में आते हैं तो इनको गरीबों की याद आती है, इनको गरीबों की याद आती है, इनको किसानों की याद आती है. और हम यहाँ ये कहना चाहते हैं मैडम कि गरीबी तो हमेशा से रही है, आपके जमाने में रही है, आपके हुकूमतों में रही है, आपके स्टेटों में गवर्नमेंट है, वहाँ गरीबी दूर क्यों नहीं करते आप लोग? वहाँ कितने आम आदमियों को फायदा आपने पहुँचाया? आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, हमारे प्रणब दा ने, मैडम ने, प्राइम मिनिस्टर ने जिस बजट को पेश किया है, उससे पहले आपके बजट सारे इस चीज को खोखला कर देते हैं कि आपके पास इसके एक भी मिसाल नहीं. हम सिर्फ 2-4 चीजों के बारे में मैं मैडम से बात करना चाहूंगा कि गरीबों की सब बात करते हैं, जब आप सत्ता पे आए तो भी गरीबों को याद करें. ये बताएं, आपने अपने पर्सनल लाइफ में सबके पास एमपी के फंड है, आपने कितने गरीबों में बांटे हैं? मैं इसको आपको दावा दूं. गरीबी अपने, देखिए, चैरिटी बिकम्स एट होम, चैरिटी बिकम्स एट होम. अपने घर से शुरू कीजिए, अपने आप फाइनेंस से बिल शुरू पे बोलिए, कीजिए. प्लीज. दूसरी बात, प्लीज, मेरे ख्याल में मैडम इस मामले में मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो इस मामले में अवेयरनेस से काम लें. आज भी हमारे पूरे मुल्क में 100 करोड़ का मुल्क है, लोगों तक इस मामले में बहुत वो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है. अगर अवेयरनेस का प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा, शायद लोग उठ के इस मामले में आएंगे और खुद टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन बनेगा. ये छोटी मोटी बात नहीं है, हमारा मुल्क 100 करोड़ का मुल्क है मैडम. दूसरी बात, करोड़ फंड आज नरेगा में हो, जिस लाइन से भी हो, 1 मिनट, 1 आप मिनट, बोलने दीजिए ना, आपको भी मौका मिलेगा. मैडम मौका देगी क्यों रुकते हैं? थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी बारी भी आएगी. ये हजारों जो फंड जाते हैं उसके बारे में हमारा एक ही कहना है कि मैडम इस बीच में सेंट्रल से लेके स्टेट तक बड़े बड़े लुटेरे बैठ गए मैडम. आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से, वो चाहे जिस शक्ल में भी हो, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करें, गरीबों तक पहुंचने दें, आपके सारे प्रोग्राम कामयाब होंगे. आप उन लुटेरों को पहचान करें, उनको पकड़ने की कोशिश करें. और ये बीपीएल वाला मुल्क है मैडम, आईपीएल के लोगों को अंदर कर दीजिए, टैक्स कम हो जाएगा. ये बीपीएल का मुल्क है, आईपीएल के लोगों को माफ ना करें. दूसरी बात, हो गया. हम आपकी भी बात करेंगे, आप घबराइए मत, अब आपकी बारी आने वाली है, घबराइए मत. दूसरी बात मैडम, पेट्रोल और डीजल की वजह से महंगाई जरूर बढ़ी है, इस मामले में कोई इनकार नहीं कर सकता. सारे लोग इस मामले में दुखी है, अपने हो या बाहर के. इस मामले में फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैडम खुद यहाँ बैठिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जरूर इसकी तरफ ध्यान देंगे. ये मेरा बहुत ही जबरदस्त रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर ख्याल करें. जी नहीं मैडम, प्लीज मुझे मौका दीजिएगा.
आज के बाद आप एक मुझे मिनट, जरूर मौका एक देंगे, मिनट में मैं लालू समाप्त जी की तरह भी तकरीर करके दिखाऊंगा आपको। 1 मिनट हाँ से जी। दूसरी बात, Yes. मैं आसाम से आया हूँ, धुबड़ी से। पूरा इलाका सैलाब में डूबा हुआ रहता है, इरोशन है, फ्लड है, करोड़ों लोगों की जमीनें नहीं है। वहां जब लोन के लिए जाते हैं, चूंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, दादा मेरे इस बात का ख्याल करें कि उनको सबसे पहले जमीन का पट्टा मांगा जाता है, लेकिन उन गरीबों के पास जमीन का पट्टा आसाम गवर्नमेंट ने 50 साल में बहुत ही मामूली दिया है। जब वो जमीन का पट्टा नहीं दे पाते हैं तो उनको बैंक से लोन नहीं मिलता, किसानों को इसकी बहुत बड़ी परेशानी। क्या हम हो रहा आपको है? दे देंगे, जब मिलेगा हम आपको हिस्सा दे देंगे, आप घबराइए कोई मत, बैठे आवश्यकता नहीं इस बात की। इंशाल्लाह जब हमें मिलेगा तो हम वो भी कह देंगे। दूसरी बात, मैडम, प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम जी। वो काफी हद तक माइनॉरिटीज के लिए बड़े अच्छे अच्छे उसके सजेशन थे। मैं कहूंगा उसको लागू करने की कोशिश की जाए और फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसके लिए अलग बजट अलॉट करें, ये मेरी इससे उम्मीद है। धन्यवाद। और उसके बाद मेरे कुछ आसाम हो से गया। रिलेटेड हो गया पॉइंट, बस हो गया। अच्छा, ये आखिरी पेज, अगर आप इजाजत दे तो मैं ले आपको नहीं नहीं अभी नहीं, प्लीज। बस हो गया। हाँ ले आप Yes, प्लीज। मैडम मैंने बहुत अच्छा बोलने की अभी कोशिश, नहीं, अभी नहीं, अभी ले Please. नहीं करना। मैं बोल लेता No, हूँ। no, चलिए not late. मुझे हो नंबर गया। 1 प्लीज 1 मिनट का टाइम दीजिए। नंबर 1, डिक्लेरेशन ऑफ फ्लड एंड इरोशन एज ए नेशनल डिजास्टर। ये आसाम के लोगों का 60 साल का डिमांड है, प्लीज इसको नोट किया जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ धुबड़ी फुलबारी ब्रिज ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कैंपस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम ये फाइनेंस बिल यूनिवर्सिटी की इन बात धुबड़ी। नहीं है बाबा। मैडम ये इसी के साथ रिलेटेड Okay, है, हो गया। पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। मेरी चीजें हैं इसके, उसका आप Thank you. ध्यान करें। श्री बहुत नारायण बहुत सिंह शुक्रिया। अमलाबे। और मैं अपने बीजेपी के भाइयों का फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़े प्यार से मेरी बातों को सुना। माननीय सभापति महोदया, So another one member has also requested. So I, only for 5 minutes, please. Honorable member M. Baruddin Ajmal. चेयरमैन साहब, can't come in the third bulletin. I think it should be considered in that respect, and I don't want that. female All right, criticized bill I should catch not your be point. killed. Please sit down. Please sit down. Please sit down, Mahatab ji, please. इतनी लंबी बहस के बाद अभी मंत्री जी को सुनेंगे, मैं भी बोलूंगा अभी। हाँ, अभी मैं भी ये बोलूंगा। भी Please. my I have only to concern speak ठीक है, also. ठीक है. 5 मिनट के लिए आप. 4 मिनट इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले मेरे भाई जेपी अग्रवाल साहब जो प्रस्ताव लाए हैं, सिर्फ इसलिए कि जेपी अग्रवाल साहब लाए हैं, मैं इसको 100% समर्थन करता हूँ। ये आज की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिसके पर सारे सदन के लोगों ने ध्यान दिलाया कि सर सबसे बड़ी बात विश्वास की करनी हो रही है। आज लोगों का नेताओं पे, हमारे पे, हमारी व्यवस्था के ऊपर से लोगों का आस्था उठता चला जा रहा है। दिन ब दिन लोग वो देख रहे हैं कि जो किताबों में हम देख रहे हैं, जो हमने अपने बड़ों के बारे में सुना और जो हमने संविधान में देखा, वो आज प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं नहीं मिल रहा। कहाँ खो गई हमारी वो कदरें, क्या हो गया हमारे लोगों को। ऐसा लगता है जैसे लोगों के अंदर इंसान के हम चेहरे हैं, लेकिन अंदर हमारे एक धड़कता हुआ दिल भी नहीं है। ऐसी आंखें नहीं है जिसके अंदर से आंसू निकल पड़े गरीबी को देखकर। मेरी बहन ने जो बातें कही पानी भरने वालों की, वो मंजर जब टेलीविजन में आदमी देखता है, एक ईमानदार आदमी बगैर उसके घड़े में कितना पानी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे ज्यादा उसकी आंख से पानी निकलना चाहिए, लेकिन नहीं होता। 5-5 किलोमीटर पे पहाड़ों पे जाके बहनें पानी लाती हैं। आज इस हिंदुस्तान में 60 साल के बाद कैसे व्यवस्था के ऊपर लोगों को भरोसा होगा? कैसे इस देश की तरक्की के नारे के ऊपर हम लोग भरोसा कर लेंगे? आज अभी मेरे भाई ने, लाल जी ने जो बात कही, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि शहर के लोगों का आपने देखा 40% से ऊपर वोट नहीं देता। शहर के लोगों में पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो पहले से फिल्मों को प्रोग्राम बनाते हैं, कैसेट मंगा के रखते हैं, उस दिन को वो हॉलीडे बनाते हैं। लेकिन क्या उनको नहीं मालूम कि हमारा भारत का संविधान क्या कहता है? आज के दिन के वोट की हमारी क्या हैसियत है? पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का क्या वकार जाने वाला है? आज हमारे वोटर कितने निकल के आ रहे हैं, बहुत बड़ा इसका संबंध है। लेकिन
वोटर, जो गांव का वोटर है, जो हकीकत में 75 से 80% तक भी लोग कहीं वोट देते हैं, वो आज टेलीविजन देखते हैं सर। और जब वो ये देखते हैं कि जो लोग 40% भी वोट नहीं देते हैं, हम 80% 90% वोट देते हैं, लेकिन जब सरकार के फायदे की चीजें आती है तो वो 40% वाले भी नहीं, बल्कि जो सोते रहते हैं टेलीविजन के देख के एयर कंडीशन के रूम में, वो सबसे पहले आगे रहते हैं और सारी सुविधाएं 90% उनको मिलती है, और जो 90% वोट देते हैं वो बेचारे महरूम रहते हैं। तो कैसे इस संस्था के ऊपर लोगों को भरोसा होगा, कैसे लोग भर के आएंगे? अभी एक मेरे भाई रामपाल साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी सुझाव दी कि अगर कोई ऐसा सुझाव नहीं निकला जाएगा तो डायरेक्ट वोटर को अगर इंसेंटिव फायदा नहीं पहुंचेगा, गांव में गांव के सड़कें नहीं बनेंगी, गांव के लोगों को, आज बीपीएल की हम बात करते हैं, बीपीएल के घराने के लोगों के सामने आज मर्सिडीज कारें, बहुत सी जगह मारुति कारें खड़ी रहती है, और जो असली बीपीएल वाला है वो बेचारा भिखारी की तरह लाइन में खड़ा है। तो कैसे लोगों को भरोसा होगा? जब नरेगा की बात आई, आज गवर्नमेंट उसको कई हजार गुना बढ़ा दिया, लेकिन खाली यहाँ फंड बनाने से मैडम सर नहीं चलेगा, वो ग्रास रूट तक लोगों को पहुंचना पड़ेगा। कल भी मैंने कहा, ये बीच में जो एक बिचौलियों का लाइन है, जब तक के इस करप्शन को नहीं बंद किया जाएगा, जब तक के लोगों के अंदर वो भरोसा नहीं पैदा कराया जाएगा, लोग निकल के नहीं आएंगे। फिर ये है कि गांव देहातों में जो प्रैक्टिकल बातें हैं, आदमी जब रोड के लाइन पे पड़ता है, अभी मेरे भाई ने कहा कि बड़ी मुश्किलों से हमारे आसाम में नाव में, पानी में, देहात में, पता नहीं कैसे कैसे, इतने कष्ट के बाद जब वो पहुंचता है तो उससे वहीं से कह दिया जाता, जाओ भाग जाओ, सब हो गया। चाहे पूरे वोट केंद्र में एक लाठी वाला पुलिस वाला नहीं मिलता, और जो मिलता है तो जिसकी लाठी उसका भैंस। गुंडे वहां पहले से खड़े रहते हैं, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? वो देना चाहता है, वो चाहता है कि मैं वोट दूं, अपनी जान भी देखे, लेकिन जान कौन देने जाएगा, कर उसको कौन पूछेगा? तो ये सब हालात है। इन सब चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर, हमारे को अपने देश की जो हमारी जो कदरें थी, जो हमारे संविधान ने हमको दिया था, उसके ऊपर भी अवेयरनेस की भी मैं समझता हूँ जरूरत है काफी। आज के हमारे नौजवान बच्चे टेलीविजन में दिखाते हैं, बड़ा अफसोस लगता है कि गांधी जी कौन है। हमारे बच्चे माशाल्लाह खिलाफ खेलते हुए दिखाए जाते हैं, क्लबों में नाचते हुए दिखाए जाते हैं। क्या यही बच्चे कल हमारे वो लीडर बनने वाले नहीं है? उनको पूछा जाता है गांधी जी कौन है, कोई जवाब नहीं दे पाते। सर प्लीज मुझे, मैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजों को जब तक के हम वापस जिंदा नहीं करेंगे, हमारी आने वाली नस्लों को इसकी कदर और इसकी कीमत हम नहीं बनाएंगे, तो ये कुछ लोग आके पूरे देश को नहीं बता सकते। मुझे अफसोस के साथ कहने दीजिए कि एक इसी पार्लियामेंट के अंदर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो कभी कभी अभी इसी मर्तबा हर सदन में लोग कितनी उम्मीदों से टेलीविजन देखते हैं, आज पूरी दुनिया से देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि हर मामले में एक छोटा छोटा बहाना लेके पूरा सदन स्थगित कर दिया जाता है। लोग कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर भेजते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। प्लीज सर, उसके अंदर जवाब नहीं होता है, 4-4, 5-5 दिन तक वो हाउस हो जाता है, एडजॉर्न हो जाता है। आज इंपॉर्टेंट मैटर लेके लिए घूमते हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं, उनको हफ्ते हफ्ते में मौका नहीं मिलता है, पता नहीं कैसे कैसे नुकसान हो जाते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर सर मेरा ये कहना है कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर इस देश को बचा रखना, मेरे बच्चों संभाल कर। इतनी बात के साथ मैं फिर से हमारे भाई अग्रवाल साहब की मैं 100% तारीफ करता हूं, लेकिन चूंकि इस इंसान के अंदर एक धड़कता हुआ दिल भी है, सिर्फ कानून से नहीं चलेगा, प्यार मोहब्बत से सिखा के आहिस्ते आहिस्ते करप्शन को दूर करके लोगों का फेथ लेके आगे बढ़ेंगे, जरूर वोटर बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैडम स्पीकर, हम आपके इस बिल के सपोर्ट के लिए हम खड़े हुए हैं। बस इतना कहना है कि आशिया को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये जो ज़मीन की बात है, सलमान खुर्शीद भाई हमारे भाई हैं, ये शाहनवाज साहब ने आज इसके ऊपर, मैडम आप वक्त नहीं देंगी मुझे मालूम है, लेकिन ये इतना नाजुक मसला था, इसके ऊपर बड़ा अच्छा वक्त मिलना चाहिए था। मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को, मैडम सोनिया गांधी जी को और दूसरे सारे मिनिस्टरों को, इससे पहले ओबीसी, नहीं मैं उस पर आ रहा हूँ, इससे पहले ओबीसी और दलित वगैरह के ऊपर जो बात हुई और जो बात पास हुई, मैं समझता हूँ ये एक तारीखी फैसला है। इसके ऊपर हम भी दिल से मुबारकबाद देते हैं। हमें उम्मीद थी
कि इसके लिए भी थोड़ा वक्त ज्यादा मिलेगा। मैं तायद करता हूं शहनवाज भाई की, कुछ चीजें हो सकता है कोई ऐसी बात हो, लेकिन 100% उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। मौलाना असरारुल हक साहब ने पूरा डॉक्यूमेंट पेश किया और दूसरे लोगों ने की। बस इतना है कि इसके ऊपर अमल हो जाए और जो इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट का है मैडम, स्ट्रक्चर कमेटी की जो बातें हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह ये मसला बहुत होगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत तशरीफ बहुत। रखिए श्री अब्दुल। आप अपने आप अपना स्लिप टेबल पर भेज दीजिए, आपका नाम एसोसिएट हो जाएगा उसमें। दोज हु वांट टू एसोसिएट। श्री बदरुद्दीन अजमल साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, जो मुद्दा आपने उठाया है वो मुद्दा अभी हुक्मदेव नारायण यादव जी ने, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उन्हीं के बारे में आपका ना जी जी, अगर आप चाहें तो एसोसिएट कर सकते हैं अपने आप को। एसोसिएट कर दे, लेकिन एक दो लफ्ज तो मेरी भी सुन। एकदम इंशाल्लाह बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया। मेरी एक तो ये है कि पहले सबसे आपसे गुजारिश है कि हाउस को कम से कम इस किस्म के इम्पोर्टेंट मैटर जो पूरे हिंदुस्तान के नुमाइंदे लेके आते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम मिलना चाहिए सर। इसमें बड़ी कमी हो रही है। आप देखते हैं कि मैंने किसी आपने के तो टाइम में कटौती सर, आज नहीं की। पहली मर्तबा मैं समझता हूँ मिल रहा है। नंबर 2, क्वेश्चन आंसर के टाइम पे जो हाउस में जो हंगामा होता है, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है सारे साथियों से कि कम से कम इस 1 घंटे को माफ करें, उसके बाद जो चाहे करें। कम से कम पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जरूरत होती है, पता नहीं कैसे कैसे डिमांड लेके लाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होते अजमल साहब, हैं, लेकिन उसको नजर कर दिया जाए। ये बात मैं आ गया। ये बात आप सुबह 11 बजे कहिएगा तो ज्यादा सर, असर कहने का पड़ेगा मौका ही लोगों तो नहीं मिलता, इतने दिनों से यही तो हो रहा है, बैठे हुए नहीं मिलता, इसलिए मौका मिला तो बात कह दी। आइए। सर, दूसरी बात, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ कि ये जो खेल का मसला है सर, हमारे हिंदुस्तान के, देखिए इंसान की सेहत अगर तंदुरुस्त, अगर मुल्क नहीं होगा, नौजवान तंदुरुस्त नहीं होंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। कॉमनवेल्थ गेम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए पूरे मुल्क को इसका इंतजार था कि ये बहुत अच्छे तरीके से होगा, कामयाब होगा, हमारे बच्चों का भविष्य जो उज्जवल होगा। वो बाहर से जाके मेडल नहीं ला पाते हैं, यहाँ बड़े बड़े मेडल लेंगे तो हमारे पूरे दुनिया में हमारे मुल्क का नाम जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, अर्जेंट मैटर में मैंने इसलिए लिया कि आज ही पेपर में पढ़ा कि सिर्फ 2 महीना बाकी है और 36 डिपार्टमेंटों में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इसलिए ऐसा ना हो कि खेल खेल में, चूंकि ये खेल का मामला है, खेल खेल में सारे हराम हलाल हो जाए। सर, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि खेल खेल में ये सारे हराम हलाल ना हो जाए, इसलिए इसके ऊपर मेरी दरखास्त है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अपने ऑफिस से, मैडम के यहाँ से अपनी बाकायदा निगरानी हो और जो लोग इस घपले में पाए जाए उनको माफ ना किया जाए। पूरी दुनिया में इसकी बदनामी है, ये हमारे घर का खेल नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम है, पूरी दुनिया में बदनामी जा रही है। इसलिए ऐसा ना हो कि इसको छोड़ दिया जाए। आखिर में जो लोग घपलेबाजी कर रहे हैं, मैं उनसे इस हाथ की तरफ से कहना चाहूंगा कि देखो ये दीवानों, तुम ये काम ना करो, खेल का नाम बदनाम ना करो, अपने देश की इज्जत रखो, देश का अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। The House stands adjourned to meet tomorrow, the 6th August 2010 at 11 a.m. प्रधानमंत्री से ग्रामीण योजना से सैंक्शन की बात आती है तो सबसे कम हरियाणा में होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रदेशों को ज्यादा डिवॉल्व हो, रेवेन्यू का आधा पैसा प्रदेशों को मिले ताकि प्रदेश अपनी जरूरतें देख के अपने हिसाब से। बहुत बढ़िया। मैं आपका आकर्षण पूरे हाउस का उस घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं। 30 अप्रैल को आसाम में मेरे क्षेत्र में 350 लोग नाव में डूब के मर गए। आज अफसोस की बात है, सरकार के पास उसकी कोई इत्तला तक नहीं है। सरकार आज तक कभी कहती है 50 आदमी मरे, कभी 100 आदमी मरे, जैसे ये इंसान नहीं मरे सर, जानवर मर गए। कोई पेपर लिखता है 450 लोग गायब है, टिकट काटा गया 350 लोगों का, 100 लोग वहां के हम गए, मैं 6 दिन वहीं था सर, मैं इसीलिए लेट हुआ, पार्लियामेंट में नहीं आ पाया। सरकार की तरफ से आज 10 दिन के बाद 10 करोड़ रुपए की घोषणा होती है। सर, ये 10 करोड़ आसाम के उस जगह के लिए जहां 14 लाख की आबादी है, पूरी आबादी नाव के ऊपर निर्भर है। सर, मैं पहले आसाम में असेंबली में मेंबर था, मैंने वहां क्वेश्चन दिया था कि इस पूरे इलाके में कोई सरकारी गाड़ी चलती है, तो 60 साल की आजादी के बाद अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर, ये जवाब था कि एक भी सरकारी वाहन नहीं चलती है, इसलिए कि रास्ता नहीं है 60 साल की आबादी के बाद। तो मेरा ये कहना है कि उस जगह के लिए सर फाइनेंस से रिलेटेड है, मैं सारे भाइयों की हमदर्दी इसके अंदर चाहूंगा और सबकी दुआएं हैं, यहाँ बाकायदा वो भी किया गया, ये मुझे मालूम है। तो मैं ये चाहता हूं फाइनेंस से रिलेटेड कि उस पूरे इलाके के डेवलपमेंट के लिए
घाट के डेवलपमेंट के लिए, ताकि इस किस्म की कोई घटना फिर से ना हो। हम पूरे धुबड़ी के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, रास्ता घाट के लिए मेरा डिमांड है कम से कम 5,000 करोड़ का एक पैकेज सरकार वहां घोषणा करे। और जो लोग दोषी हैं इस मामले में, सर एक एक्स मिनिस्टर मैं नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना चाहिए, वो 80% नाव उनके कब्जे में है, उनके माफियाओं के कब्जे में है। कोई अगर बात करता है तो उनको मार दिया जाता है, उन लोगों को धमकियां दी जाती है जान से मारने की। उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए सर, मैं कॉन्फिडेंशियल उनका नाम भी पेश करूंगा, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज, धुबड़ी नहीं हाउस में नाम नहीं, पेपरों में नाम आया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं पूरी पेपर कटिंग सब दे दूंगा, उनकी तस्वीर भी आ चुकी है तो हाउस में। बोलने दीजिए जी। दूसरी बात बोलने दीजिए, धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज बहुत सालों का पेंडिंग है। जब से मैं एमपी बना हूं मैंने इसका डिमांड दिया है, सरकार ये मंजूर भी हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका काम शुरू नहीं होता। अगर वो शुरू हो जाए तो भी शायद 50% घटनाएं इस किस्म की ना हो, तो उस पूरे एरिया को जो है वो ब्रिजों से जोड़ दिया जाए, यही हमारा डिमांड है। और मेरे सारे एमपी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वो इस मामले में अपने पर्सनल फंड से भी अगर कुछ मदद कर सकते हैं वो जरूर आगे बढ़ के आए। धन्यवाद सर। श्री बदरुद्दीन अजमल। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हज का सीजन बिल्कुल करीब आ चुका है, मैंने लिख के दिया, और उसमें सिर्फ हमारे आसाम में अभी 2,500 से ज़्यादा लोगों को पासपोर्ट नहीं मिला। पूरे हिंदुस्तान से शिकायत आ रही है कि लोगों को पासपोर्ट टाइम पर नहीं मिल रहा है। हज़ारों लोग पूरे हिंदुस्तान में हज से जो है वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमारा महोदय आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मामले में मिनिस्ट्री जो है इंटरफेरेंस करे, लोगों का टाइम बढ़ाए। और सबसे बड़ी शिकायत जो अफसोस की बात है, हज जैसे पवित्र जाने वाले लोगों के लिए भी 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग जो है बीच में घूस मांग रहे हैं, उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। गरीब कहाँ से लाएंगे? इसको फौरन बंद किया जाए और पासपोर्ट को इशू करने का काम पूरा कराया जाए और उनके टाइम को बढ़ाया जाए। नंबर 2, अभी आसाम में जो घटना हुई है सर, हमारे यहाँ जो नाव डूबा है तो उसमें 350 लोग मरे हैं। वहाँ हमारा यह है कि जल्द से जल्द सर बहुत इंपॉर्टेंट है, धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज अटका हुआ है, उसको आप जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सभापति महोदय। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे उम्मीद है कि 1-2 मिनट में आप मेरी बात नहीं बंद करेंगे, क्योंकि मैं उसी जगह से हूँ जहाँ ये पूरे वाक़या और लोग शेल्टर लिए हुए हैं। आप 3 मिनट बोलिए जी। 3 मिनट बोलिए आप। 1 मिनट बोलेंगे तो सर मैं 3 मिनट बोलिए। 3 मिनट आपने 2 की बात की, मैं 3 की बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। वहाँ जो मेरे भाई ने अभी बताया, आप वहाँ से आते हैं, इससे पहले हमारे घटवार साहब ने बताया और बहुत सारे लोगों ने। असल बात यह है कि इस वक्त इंसानियत के नाते जो वाकया हुई है उसकी इंक्वायरी की सख्त जरूरत है कि इसके पीछे कौन है। मैं लालू जी से 100% मुत्तफिक हूँ। अडवाणी जी हमारे बड़े मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे सामने आए हुए हैं, उनको कम से कम इस मामले को बांग्लादेशी कह के पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। ये बड़ा इंसाफ का नाइंसाफी की बात है। वहाँ जो लोग आए हुए हैं बंगाली बोलने वाले, अनडिवाइडेड इंडिया के बंगाल के लोगों को असम में लाया गया, बिहार के लोगों को लाया गया, दूसरे लोगों को लाया गया, मुख्तलिफ कामों के लिए लाया गया। अगर मैं इससे आगे बढ़ के कहूँ, अगर वो अनडिवाइडेड बंगाल के लोग आने वाले आज भी बांग्लादेशी है, तो अडवाणी जी हमारे, इनके अगर पुरखों की हम बात करें, इनकी हिस्ट्री के हिसाब से हमें पाकिस्तान तक जाना पड़ेगा। मैं ये बात नहीं कहना चाहता, मैं ये बात नहीं कहना चाहता। बैठिए बैठिए बैठिए, बोलने दीजिए। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। एक हिंदुस्तान का एक अंडरस्टैंडिंग है, हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। 1971 25 मार्च को जो एग्रीमेंट हुआ, राजीव जी का एग्रीमेंट हुआ, उसके हिसाब से नेशनल और बाहर के लोगों का फैसला हो चुका है। अब वो बातों को दोहराना, इन चीजों को हवा देना है। सर ये बीजेपी, सर मुझे कहने दीजिए, इनको चिल्लाने दीजिए। ये कम्युनल फोर्स है, इन्हीं लोगों ने वहां फसाद कराया, मुसलमानों के घरों पे निशान लगाया, हिंदू के घरों पे निशान लगाया और चुन चुन के उनके घरों को चलाया गया। लाखों बच्चे, आज सर पता नहीं कितने हजार बच्चे मर जाएंगे, कितनी बच्चों की औरतें जो है वो प्रेग्नेंट है, आज वहां दवाएं नहीं है। ये उसकी बातें नहीं करते, ये इंसानियत की बातें नहीं करते, ये समझते हैं इस किस्म की बातें करके ये अपना वोट बढ़ाएंगे, इनके वोट के दिन चले गए।
आज ये अपने प्रेसिडेंट को लेकर परेशान है, आज अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर परेशान है। ये इन चीजों में इंसानियत की बात करे, इंसान ऊपर वाला खुश होगा तो इनका भी कुछ भला होगा। वहाँ इंसानियत की बात करे, उन लोगों को बसाने की बात करे, उन लोगों के रिहेबिलिटेशन की बात करे, उनके रिलीफ की बात करे, उनके मेडिसिन की बात करे, उनको वहाँ पहुँचाने की बात करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद करे कि वो इस मामले में बंदूकधारी जो लोग हैं सर उसी वक्त पे ये सारा मामला अडवाणी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2003 में ये एग्रीमेंट इन्होंने कराया, बीटीसी का एग्रीमेंट इन्होंने कराया, उसमें 70% नॉन बोर्डर्स के लोगों को इन्होंने कोई राइट नहीं दिया, 30% लोगों को पूरी राइट दी और पूरी हुकूमत बनाने का, और उसकी वजह से आज ये सारे मामला हो रहे। जब तक कि सर इस मसले का स्थायी समाधान नहीं होगा ये मामले होते रहेंगे और ये जाके बांग्लादेशी कहते रहेंगे। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री मनोहर तिर्की। स्पीकर बदरुद्दीन अजमल। चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस अहम विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया। मैं फाइनेंस मिनिस्टर के इस बिल के फेवर में मैं खड़ा हूँ, मैं इसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन हमारे आसाम के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो नॉर्थ ईस्ट की हालत आपको मालूम है। चेयरमैन साहब, 2012 में 2 सैलाब आसाम में शायद पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सैलाब आए, उसमें लाखों किसान अपनी ज़मीनें, उनकी मिट्टियाँ, उनके सब कुछ ख़त्म हो गए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से आपके माध्यम से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनके 2012 के जो कम से कम बैंक के लोन्स हैं वो उनको माफ़ कर दें, ये उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। नंबर 2, हमारे आसाम में जूट इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, आज वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से किसान जो है वो खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर है। वो अपने माल को जो उनको 800 रुपया 900 रुपये में पड़ता है, 500 रुपये में जब बाज़ार में बेचना पड़ता है, उसको मार्केट में लेकर निकलते हैं, उनको गोलियों से भून दिया जाता है। बिचौलिए लोग उनका इस्तेसाल करते हैं, वो गरीबी से मजबूर हैं। इस मामले में अगर बैंक की तरफ फाइनेंस मिनिस्टर साहब मैं आपके माध्यम से कहूँगा अगर ध्यान देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तीसरी बात, जो आसाम में फ्लड और इरोशन, हर साल फ्लड आता है, ये आपको मालूम है। तो चेयरमैन साहब, फ्लड इरोशन के एरिया में जो बैंक है वो बैंक के लिए जब लोग लोन के लिए जाते हैं तो उनसे ज़मीन का पट्टा मांगा जाता है। ये एक बेसिक चीज़ है। ज़मीन का पट्टा 90% लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ घर उनका बह जाता है, उनकी ज़मीनें बह जाती है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसकी वजह से उनको बैंक के लोन देने में अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब मेहरबानी करें, इस मामले में ध्यान दें, तो शायद उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं माध्यम से आपके माध्यम से उनका ध्यान इस मामले में आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके लिए दूसरे किसी डॉक्यूमेंट्स को भी वो इसके अंदर मौका दे ताकि उन गरीबों को मौका मिले। नंबर 3 आखिरी नंबर 4 जो आखिरी इंदिरा गांधी जी का सपना था कि इस बैंकों को किसानों में, गरीबों में ले जाया जाए, वो गरीबों में आज नहीं पहुंच रहा है। पहले बैंक देहातों में रहते नहीं है, बैंक देहातों में रहते हैं तो बैंक शहरों में अपना ब्रांचेस बनाते हैं। बैंक आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो गरीबों की मदद के बारे में 1% भी चिंता नहीं करती है। वो कमर्शलाइज हो गए हैं, वो बड़े बड़े बिल्डरों के साथ उनकी सासबाज है, वो रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं। उनको मजबूर किया जाए कि वो आमदनी का कुछ हिस्सा हॉस्पिटल्स के लिए, रोड्स के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ट्रेनिंग सेंटरों के लिए इस्तेमाल करें। यही मेरा आवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, डिस्टर्ब मत करिए, व्यवधान पैदा ना कीजिए। बोलिए आप बोलिए। बदरुद्दीन अजमल जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय में बोलने का मौका दिया। हम यूपीए के एलआई हैं, इसलिए मैं गवर्नमेंट के और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस भाषण के सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ चीज़ें हैं जो घर में भी कहनी चाहिए। अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन इन बातों को कहेगा। मैं यहाँ जो देख रहा हूँ कि दोनों तरफ लफ्ज़ों का आदान प्रदान चल रहा है, कोई इस तरफ से बात कर रहे हैं, कोई उस तरफ से बात कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान आप बोलिए, सब सुनेंगे, आप बोलिए जी। हाँ, समस्याओं का समाधान जो है वो कोई नहीं दे रहा है। सुनेंगे। इलेक्शन सामने है, कल पब्लिक जो है वो सारी चीजों को देख रही है, आज टेलीविजन पे सारी चीजों को देखती है। कल इलेक्शन में पब्लिक जो फैसला लेगी। शांत हो जाइए, बोलते रहिए, कोई बात नहीं, मैं भी बोलता रहूँगा। शुक्रिया। बोलने दीजिए जी। तो हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट ने खास करके आधा का जो प्रोग्राम लिया, ये बहुत अच्छा एक स्कीम है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरीज को लोगों के जाने की बात है।
लेकिन क्या ये डायरेक्ट पहुंचेगा? गवर्नमेंट की हजारों स्कीमें हैं जो हम यहाँ सुनते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमें ली जाती है, बड़े अच्छे अच्छे प्लानिंग होते हैं, लेकिन हकीकत में जब जाके देखते हैं फील्ड में उसका कहीं 2% इम्प्लीमेंट होता है, कहीं 10% इम्प्लीमेंट होता है, कहीं 5% इम्प्लीमेंट होता है। ये अफसोस की बात है। स्पेशली आधार के बारे में मैं कहूँगा, हमारे आसाम में फ्लड और इरोशन का एरिया है बहुत बड़ा, वहाँ लोग नाव में रहते हैं 10-10, 20-20 किलोमीटर एक सैलाब के अंदर। अध्यक्ष महोदय, वहाँ जो है लोग इधर से उधर हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, उनके पास खास करके डॉक्यूमेंट, लैंड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। जब वो बैंक में पहुंचते हैं, बैंक उनका खाता नहीं खोलता। मैंने इसी सदन में कई मरतबा इसका डिमांड रखा है कि चर इलाके के लोगों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो इस किस्म के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन में जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उन डॉक्यूमेंट्सों में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए ताकि इन गरीबों को इस किस्म के अच्छे स्कीमों का भी फायदा पहुंचे। नंबर 2, मैं तारीफ करना चाहता हूं औरतों के बारे में, जो अभी मामला दिल्ली में हुए या पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ रखा, हम इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं कि ये भी ऐसा प्रोजेक्ट ना हो जाए कि 1000 करोड़ सैंक्शन हुआ और 100 करोड़ भी वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, या कुछ बड़े लोगों के जेबों में वो पहुंच गया और छोटे लोगों तक वो बात नहीं पहुंची। ये होना नहीं चाहिए। अगर ये होता है तो बड़ा अफसोस की बात है। जहाँ तक किसान की बात है, किसानों के लिए पूरे हाउस ने महोदय बात की। किसान फांसी लगा रहा है, किसान भूखा मर रहा है। आज महाराष्ट्र में हमारे सूखा, मेरा घर महाराष्ट्र में है, सूखे का इलाका है, वहाँ जो है क्या हो रहा है लोगों को, लोग कैसे कह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इस मामले में सरकार को जो है बहुत इस सब ध्यान देने की जरूरत है। किसानों की हर किस्म की मदद की जरूरत है। किसानों के मुआवजा और उनके जो कर्जे हैं उनको माफ करने की जरूरत है। ये मेरा बहुत बड़ा डिमांड है। नंबर ये है, उसके बाद फ्लड और इरोशन हमारे आसाम का मुकद्दर बन चुका है। फ्लड में लाखों लोग इधर से उधर हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि फ्लड और इरोशन के लिए खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई स्कीम सोचे, आसाम गवर्नमेंट के लिए स्पेशल पैकेज दें ताकि इरोशन को रोकने के लिए कुछ किया जाए, वरना पूरा आसाम एक दिन ऐसा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी खा जाएगा। मैं आपके माध्यम से कम्युनल वायलेंस बिल की बात करना चाहता हूं। कम्युनल वायलेंस बिल के अंदर जितना जल्दी हो सके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो दोषी लोग हैं, चाहे कितने बड़े अधिकारी हो, चाहे कितने बड़े मिनिस्टर हो, चाहे कितने बड़े ऑफिसर हो, किसी को इसके अंदर माफ नहीं करना चाहिए। आज 2 दिन पहले जो जियाउल हक का वाकया हुआ है, जो इस किस्म के वाकयात और दूसरी जगहों में ना हो, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको जेलों में भेजना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। मुस्लिम रिजर्वेशन की बात अभी असदुद्दीन साहब ने कहा, देखिए मुसलमान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके बदन का हिस्सा है। अगर उसको आप आधे तरीके से मारेंगे, कहीं उसको एजुकेशन में मारेंगे, कहीं उसको एजुकेशन में मारेंगे। शांत हो जाइए, आज बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए। पूरे डाटा के साथ महोदय बताया है कि किस तरीके से मुसलमानों को पीछे रखा जा रहा है। क्या ये प्लानिंग के साथ है? आज अफसोस की बात है कि इस मर्तबा माइनॉरिटी कमीशन ने, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सर, मुझे 1 मिनट कहने का मौका दें कि 3,511 करोड़ मुसलमानों के लिए वो किया गया है। इसी के साथ में माइनॉरिटीज, जिसके अंदर ये 6 कम्युनिटी के माइनॉरिटीज होते हैं, उनके लिए 3,511 करोड़ रखा गया। हमारे एससी भाइयों के लिए 41,561 रखा गया करोड़, और एसटीज के लिए हम इसके लिए खुश हैं, उनको 24,000 करोड़ दिया गया। क्या ये मुसलमानों को, और सारे माइनॉरिटीज में, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, सारे माइनॉरिटीज के लोगों को कम से कम जो 24,000 करोड़ रखा गया वो ना दिया जाए? माइनॉरिटी ठीक है 17 करोड़ आपने बात कह दी। नहीं, मेरी बात रह गई सर। अफसोस की बात है कि इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात आती है, पूरे हाउस को अफसोस होगा, ये सुन के दुख होगा कि माइनॉरिटी कमीशन के अंडर में जो पैसे दिए गए, 100 करोड़ मौलाना अबुल कलाम आजाद जो मुसलमानों की तालीम के लिए बात करता है, उसको गए साल में रिलीज होना है। मेरे पास रिकॉर्ड है सर, आप मंगा लीजिए, सिर्फ 1 लाख रुपया। ये इतने शर्म की बात है। चलिए आप समाप्त करिए। क्या होगा? एक कागज तक आगे नहीं फैलता है सर इस मामले में, खासकर मुसलमानों के एजुकेशन के मामले में। हमारे आसाम के बारे में सर मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। मैं यूपीए का एलआई हूँ, मुझसे कहा गया है, मैडम ने भी कहा कि हमको थोड़ा सा वक्त ज्यादा दिया जाएगा। मेरे आसाम का सर इलेक्शन में सामने जाना है, वापस आपकी दुआ से फिर यही आना है, उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा सर, सबको आना है, इसलिए काम करना पड़ेगा।
मैं मैडम से खास आप करके संक्षिप्त करें। दरखास्त करूंगा अब समाप्त कि करें। रूपसी कि हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ फुलबाड़ी धुबड़ी हमारा सबसे लॉन्ग पेंडिंग जो है हमारा डिमांड है, चलिए। वो मैडम जो है इस मामले में ठीक है। सैंक्शन करेगी, इसका ध्यान देगी। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनानी मेडिकल कॉलेज। श्रीमती आज पूरे- पुतुल सर, कुमारी, पूरे आसाम में एक भी यूनानी nothing मेडिकल will नहीं go है। on record now. सर एक भी यूनानी मेडिकल नहीं है। सर प्लीज आपको समय दे दिया।